हे गाइस, दिस इज अभिजीत। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स में आपके में लाइन वाइज चलेंगे, चैप्टर वाइज। तो आज से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स। ठीक, फोर्स फर्स्ट चैप्टर है आपका। फोर्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, अब पुश और पुल इसका फोर्स, लेकिन ये डिफिनीशन केवल 8th तक के लिए सही है। ठीक, 9th में आपने डिफिनीशन पढ़ी थी, 10th में आप उसका अपडेटेड वर्जन पढ़ेंगे। क्या है वो? इट इज अ फिजिकल कॉज। ठीक, इट इज अ फिजिकल कॉज विच चेंजेस आइदर साइज, स्ट्रक्चर, शेप ऑफ द बॉडी और। ठीक, पहली चीज क्या है? साइज, शेप, स्ट्रक्चर। ठीक, या ये चेंज होगा या स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, दोनों में से कोई एक चीज ही होगी। ठीक, अब पता कैसे चलेगा? ठीक है, पता ऐसे चलेगा, ठीक, पता ऐसे चलेगा ये क्या है। ठीक, ये क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये किसके लिए होगा? केवल रिजिड बॉडी के लिए, ओनली रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है? जो बहुत सख्त होती है। ठीक, जिसको हम आसानी से मोड़ तोड़ नहीं सकते। जैसे कि आपका हो गया एक सॉलिड का कोई ब्लॉक ले लीजिए, कोई भी मेटल का ले लीजिए, मेटालिक ब्लॉक आपने रखा, उसको आप फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा? स्टेट ऑफ चेंज, स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में आएगा, या मोशन में होगा तो रेस्ट पे आएगा। लेकिन उसकी स्ट्रक्चर को आप चेंज इतनी आसानी से नहीं कर सकते। ठीक, फोर्स लगा के। लेकिन जो आपकी नॉन रिजिड बॉडी होती है, नॉन रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड क्या है? जो आपकी बहुत मुलायम, जैसे रबड़ हो गई आपकी। रबड़ में क्या होगा? आपने रबड़ का एक टुकड़ा रखा, उसमें आपने फोर्स लगाया, पहले वो क्या होगा? स्टेट ऑफ रेस्ट पे तो रहेगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। अगर वो ऐसे रखा है तो फोर्स लगाने के बाद वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टेट ऑफ रेस्ट बड़ी आसानी से नहीं छोड़ेगा, या फिर आप उसको तोड़ मरोड़ आसानी से सकते हैं। ठीक, फोर्स लगाएंगे, उसको आप दबाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, खींचेंगे तो वो टेंशन में आ जाएगा। ठीक, लेकिन रिजिड बॉडी के केस में ये सब नहीं होता। ठीक, अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स में आपके पहला आता है कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स क्या है? जिसमें जो फोर्स लगा रहा है और जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ठीक, यानी आप फोर्स लगा रहे हैं और जिस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या होगा? फिजिकल कांटेक्ट होगा। फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फोर्स अप्लाइड। यानी फोर्स अप्लाइड कौन? जो फोर्स आपका लगा रहा होगा वो। ठीक, जो आपका फोर्स लगा रहा होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा, दोनों के बीच में क्या होगा? एक फिजिकल कांटेक्ट होगा, यानी आप उसको टच करेंगे तभी फोर्स लगा पाएंगे। ठीक, अब इसका पहला एग्जांपल आता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है, ठीक, इसी की केस में बात कर लेते हैं तो एक ही फिगर रहने देते हैं। ये सब आपके किसमें होंगे? रिजिड बॉडी के केस में ही आपके टाइप्स ऑफ फोर्स एप्लीकेबल होते हैं। ठीक, नॉन रिजिड में नहीं होंगे। कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, तो मान लीजिए एक बॉडी है। ठीक, आपने इधर से फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये क्या होगा? मूवमेंट होना शुरू होगा। लेकिन अगर
ये स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस होगी तो ये क्या करेगी, एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी जिससे इसकी स्टेट चेंज ना हो, जिससे आपको उससे ज्यादा दम लगानी पड़ेगी उस ब्लॉक की स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में लाने के लिए। ठीक, तो ये क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में लगती है अवैश। ठीक, इक्वल एंड अपोजिट लगेगी, इसीलिए कभी आप भारी चीज को खिसकाते हैं तो उसमें ज्यादा फोर्स लगता है एज कंपैरिजन टू लाइट वेट। ठीक, लेकिन जब हैवी वेट होगा तो उसमें ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है और लेस में क्या होता है, कम होता है, इसलिए आपको ज्यादा बड़े वाले में आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और छोटे वाले में कम। तो ये आपका होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, जब दो सरफेस आपस में क्या होती है, रगड़ती है, तो उनके बीच में एक फोर्स जनरेट होता है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक, फिर फ्रिक्शनल फोर्स के बाद आता है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है? ठीक, मान लीजिए आपने एक, ये आपकी सरफेस है, सरफेस के ऊपर आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस पे आपने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रख दिया मास m का। ठीक, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया, उस पे मास m का एक ऑब्जेक्ट रख दिया, रख देंगे तो ये एक क्या करता है, वेट उसका नीचे की तरफ होता है w, जिसे हम बोलते हैं m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक, वो नीचे की तरफ होगा, लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये नीचे नहीं गिरता है, उसी पे बैलेंस रहता है। तो एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेट के, जहां पे आपका क्या होता है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड वेट के ही बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है 180 डिग्री। ठीक, ये नीचे की तरफ होगा तो जस्ट इसके ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा जो इसको बैलेंस किए होगा, वो होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक, टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में बात कर लेते हैं। क्या हुआ, आपने प्लेटफॉर्म ना बना के एक स्ट्रिंग से इसको अटैच कर दिया। ठीक है, एक स्ट्रिंग से इसको अटैच कर दिया। अब क्या होगा, वेट तो नीचे की तरफ है। ठीक, वेट नीचे की तरफ है, लेकिन ये क्या है, ये पूरी तरह से स्ट्रेच है। स्ट्रेच मतलब खींचा हुआ है नीचे की तरफ, तो लेकिन टूट नहीं रहा है। वो टूट इसलिए नहीं रहा है, वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है स्ट्रिंग पे, जिससे वो क्या रहे, उस स्ट्रिंग पे बैलेंस रहे। नहीं तो ऐसे होगा, अगर टेंशन फोर्स नहीं लग रहा होगा तो वो क्या होगा, यहां से ब्रेक होकर नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब तक टेंशन फोर्स है, एक लिमिट के बाद तो टूटनी है, वो तो स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी, लेकिन जब तक के लिए ये बैलेंस है। ठीक, तब तक के लिए क्या है, टेंशन फोर्स लग रही होगी जो इसको क्या किए होगी, बैलेंस किए होगी, ये नीचे नहीं गिर रहा होगा, वो आपकी क्या होगी, टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग। अब अगली की बात कर लेते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। अब
ठीक है, एक स्प्रिंग ले ली, ठीक, दोनों एंड पे क्या किए, M1 और M2 अटैच कर दिए। अब क्या करेंगे, जब ये नॉर्मल स्टेट पे रहेगी तो ये क्या रहेगी, ना कंप्रेस होगी ना टेंशन में आएगी। ठीक ठीक, फिर क्या करेंगे, नॉर्मल स्टेट पे रहेगी तो इन दोनों की पोजीशन क्या रहेगी, फिक्स, M1 और M2 की। लेकिन जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे, ठीक, स्ट्रेच करेंगे तो अपोजिट वर्ड फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगी, अपने शेप में आने के लिए एक फिर से फोर्स लगाएगी अंदर की तरफ। ठीक, उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, जितना फोर्स आप टुवर्ड्स आउटवर्ड्स लगा रहे हैं उतना ही वो क्या लगाएगी, इनवर्ड्स लगाएगी, अपनी स्टेट चेंज ना करने के लिए। ठीक, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग। ठीक, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, पहले तो आपने स्ट्रेच किया, वो स्ट्रेच हो गई, लेकिन एट मैक्सिमम पोजीशन के बाद जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो उतना ही फोर्स लगा के फिर से वापस क्या हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगी। तो वो जो फोर्स लग रही होगी ओरिजिनल स्टेट पे आने के लिए, उसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक, अब आगे चलते हैं, कोलिजन। ठीक, कोलिजन, फोर्स एक्सर्टेड बाय कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, कोलिजन, कोलिजन है आपका जब एक बॉडी रेस्ट पे हो और एक बॉडी मोशन से आ रही हो, यानी ए एंड बी। ए यहां पे आई, बी से टकराई। ठीक, ए ने क्या किया, फोर्स एक्सर्ट किया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, दोनों आउटवर्ड भागे। ठीक, इसमें भी कुछ वेलोसिटी इंड्यूस हो गई इसके टकराने की वजह से। ठीक, लेकिन जब जिस समय ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा उस समय ये इस पे भी फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से V1 क्या होती है, ये आपकी जब इधर मूव कर रही तो V1 और जब आउटवर्ड मूव कर रही होगी तो ये हो जाएगी V2। ठीक, तो क्या होगा, ये V1 जो आपकी इनवर्ड की वेलोसिटी है वो क्या होती है, इससे टकराती है। ठीक, फोर्स एक्सर्ट करती है, जिससे बी भी क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है। लेकिन उसी समय बी भी क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है स्टेट चेंज ना करने के लिए। ठीक, स्टेट चेंज ना करने के लिए, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेलोसिटी में डिक्रीज आ जाता है, जिसकी वजह से V1 ऑलवेज ग्रेटर देन V2। ठीक, V1 क्या होगा, यानी इनवर्ड वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगी किससे, V2 से। क्यों, B भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है स्टेट चेंज ना करने के लिए, लेकिन V1 इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से B की भी कुछ वेलोसिटी हो जाती है, मान लीजिए U1। ठीक, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी होगी आपकी, V2 बराबर U1 होगी। ठीक, जिस वेलोसिटी से ये इधर जाएगा उस वेलोसिटी से ये इधर जाएगा, लेकिन V1 हमेशा बड़ी होगी, इनवर्ड जो मूवमेंट पे है उसकी वेलोसिटी इनवर्ड की तरफ ज्यादा होगी, आउटवर्ड की तरफ कम होगी। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी कांटेक्ट फोर्सेस के लिए। ठीक, हे गाइस, दिस इज अभिजीत। पिछले लेक्चर से हम लोग ने फिजिक्स स्टार्ट करी थी आपकी, जिसमें हम चैप्टर 1 लेके चल रहे थे जो आपका था फोर्स। ठीक, उसमें फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे सेकंड यूनिट की। उसके पहले कुछ बातें कर लेते हैं किसके लिए, फोर्स के बारे में, जो हमको अब इस यूनिट में जरूरत पड़ेगी। ठीक, जो आपका फोर्स होता है, ठीक, जो फोर्स होगा किसके लिए, पहले बात तो ये रिजिड की नॉन रिजिड। अब जो भी बात होगी आपकी रिजिड बॉडी के लिए ही होगी। ठीक, हमारा कंसिडरेशन क्या होगा, रिजिड बॉडी। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं। ठीक, अब रिजिड बॉडी के केस में दो केस आते हैं आपके। पहला आता है नॉन पाइवोटेड, दूसरा आता है पाइवोटेड। अब ये क्या है, नॉन पाइवोटेड और पाइवोटेड। नॉन पाइवोटेड मतलब जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं
उसका एक जो एंड होगा उसको आप फिक्स नहीं करेंगे। नॉन पार्टेड मतलब फिक्स नहीं होगा, पार्टेड मतलब फिक्स होगा। ठीक, जब नॉन पार्टेड होगा, मान लीजिए आपने ये रॉड दी, आप यहां से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट देना शुरू करेगा इन लीनियर पाथ। ठीक, तो यहां पे कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन। इसी को हम किस क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक, ट्रांसलेटरी मोशन। अब पार्टेड की बात कर लेते हैं। जब हमने इसका एक एंड फिक्स कर दिया, अब हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक, रोटेट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, रोटेटरी मोशन। ठीक, रोटेटरी मोशन ये मिलेगा आपको। और नॉन रिजिड के केस में तो कोई बात हो ही चुकी थी, क्या चेंज होगा, शेप साइज एंड स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है लीनियर मोशन, तो हम पिछले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह मिलती है। लेकिन यहाँ पे नया केस आपका कंसीडरेबल केस कौन सा है, रोटेटरी मोशन। ठीक, तो इसकी बात करते हैं। अब आती है बात किसकी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब जब आपने एक एंड फिक्स कर दिया और फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, टर्न होगा अपनी एक फिक्स एक्सिस के। ठीक, फिक्स एक्सिस के अराउंड तो क्या होगा, टर्न लेना शुरू करेगा। ठीक, तो ये किसका केस है, रिजिड बॉडी। ठीक, और पाइवोटेड का केस है। ठीक, पाइवोटेड का केस है। और क्या देता है आपको, ये कब होगा, रोटेटरी मोशन के लिए। ठीक, तो आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि फोर्स यहां के बदले यहां लगाएंगे, तो आपको क्या टर्निंग इफेक्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, ये पॉइंट क्या है, फिक्स है, तो आपको टर्निंग इफेक्ट नहीं मिलेगा, आप चाहे जितना फोर्स लगा लीजिए। ठीक, तो उसके साथ साथ टर्निंग इफेक्ट हम लोग को जब चाहिए है तो उसके लिए केवल फोर्स की जरूरत नहीं होती, उसमें और किसकी चीज की जरूरत होती है, हमारे मूवमेंट की। ठीक, तो यहां पे आएगा आपका मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स, या फिर दूसरा नाम इसका है टॉर्क। ठीक, टॉर्क। ठीक, अब ये मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लीकेशन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, किसका किसका मल्टीप्लीकेशन है, फोर्स और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बात समझने वाली आ गई। पहले तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है वो पता कर लीजिए, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। तो एसआई यूनिट क्या होगी, फोर्स की होगी न्यूटन और डिस्टेंस की हो गई मीटर, तो ये क्या होगी, न्यूटन मीटर। ठीक, सीजीएस यूनिट क्या होगी, फोर्स की क्या होती है, डाइन होती है, और डिस्टेंस की क्या होती है, सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर। ठीक, डाइन सेंटीमीटर। अब ये मेन चीज है आपका कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लेंगे। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी वो होगी जो पॉइंट आपका फिक्स है। ठीक, वहां से स्ट्रेट। ठीक, और जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये आपकी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट, ना ऐसे नापते हैं ना ऐसे नापेंगे, नापेंगे क्या, स्ट्रेट एकदम। ठीक, तो उन दोनों पॉइंट की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। एक और बात आती है यहाँ पे
बुक में दिया रहता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की डिस्टेंस। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? एक्शन मतलब जहां से आप फोर्स लगा रहे हैं उसी की स्ट्रेट लाइन, ये वाली, ये होगी आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी? जो पॉइंट आपका फिक्स है वहां से वो एक्सिस, ठीक, वहां से एक इमेजिनरी एक्सिस होती है, उसे हम पास करेंगे। तो ये दोनों क्या है? लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों आपकी इमेजिनरी लाइन है, ठीक, इमेजिनरी लाइन है। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगी फिक्स पॉइंट से एंड लाइन ऑफ एक्शन लाइन पास होगी जहां से फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उन दोनों की डिस्टेंस बीच की क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो इस तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर आप, ये आपका हो गया डोर, ठीक, ये हो गया आपका डोर, ठीक है, ये यहां से है फिक्स, ठीक। अब फोर्स क्या होगा? फोर्स हम कहां लगाएंगे? यहां लगाएंगे, तो ये खुलेगा, बंद होगा। लेकिन अगर हम यहां लगाएंगे तो ये खुलेगा? नहीं खुलेगा, ठीक। तो इसीलिए ये क्या होती है, इस एंड में दिया रहता है, ठीक। वो फैक्टर अभी हम डिस्कस करेंगे किस लिए एंड में दिया रहता है। लेकिन यहां पे अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स समझना है तो ये क्या होगी? ये वाली लाइन, फोर्स के परपेंडिकुलर, फोर्स की ही डायरेक्शन में एक लाइन इमेजिनरी होती है, उसे हम बोलते हैं क्या? लाइन ऑफ एक्शन। और ये फिक्स एक्सिस के अलोंग एक एक्सिस लेते हैं, वो क्या होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अलोंग रोटेशन होगा या जिसके अलोंग रोटेशन हमको चाहिए, ठीक। कभी कभी क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं, लेकिन हमें इसके अलोंग चाहिए रहता है तो हम इसे फ्री मानते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं, तो इसके अलाउंग हम रोटेशन देखते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट केसेस हैं। अब बात करें किस चीज की? हाँ, मूवमेंट और फोर्स क्या होता है? दो होते हैं, ठीक। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं? दो डायरेक्शन इसकी दो होती हैं। पहला आपकी एक होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ठीक, ये होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक होगी आपकी क्लॉकवाइज, ठीक। यहां पे डायरेक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यों? इनके साथ ही इनका साइन कन्वेंशन भी होता है। हर जगह लिखा नहीं मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज, आपको वहां पे उस वैल्यू के साइन देख के ये बताना होगा कि वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। कभी कभी क्वेश्चन में भी सॉल्यूशन में पूछ लेता है कि डायरेक्शन बताइए, तो वहां पे आप ये नहीं लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, सिंपल सा आप क्या करेंगे? प्लस और माइनस से डिनोट करेंगे। तो अब बात आती है कि इसमें प्लस और इसमें माइनस कौन है, ठीक। तो मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है या फिर जो एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज वाले को क्या लेंगे? पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज वाले को क्या लेंगे? नेगेटिव, ठीक। ये होगा आपका क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। इसकी डायरेक्शन आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन में बहुत जरूरी होने वाली है, ठीक है। अब आइए देखते हैं जो आपका मूवमेंट ऑफ फोर्स है उसकी कंडीशन। दो कंडीशन होंगी, एक फॉर मैक्सिमम एंड फॉर मिनिमम, ठीक। कंडीशन फॉर मैक्सिमम, कंडीशन फॉर मैक्सिमम MOF, यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं किसका? मूवमेंट ऑफ फोर्स का,
ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, MOF मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, और एक बात, कहीं भी मूवमेंट ऑफ फोर्स लिखा मिले या टॉर्क लिखा मिले तो बात वही है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने आपको दोनों नाम बता दिए। अब मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होगी? मैक्सिमम के लिए देखिए, पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, अब मैक्सिमम करना है तो फोर्स भी मैक्सिमम कर सकते हैं, डिस्टेंस भी मैक्सिमम कर सकते हैं, तो हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सोचने की बात देखी जाए तो जो आपका फोर्स होगा वो एक लिमिट तक ही तो मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? हम जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो फोर्स को एक तरह से हम क्या ले लेंगे? लिमिट, फोर्स की एक लिमिट ले लेंगे, लेकिन डिस्टेंस क्या कर सकते हैं? हम चाहे जितनी बढ़ा सकते हैं। तो क्या होगी कंडीशन मैक्सिमम के लिए? डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम मिलता जाएगा, जितना हम चाहेंगे उतना हम बढ़ा लेंगे। और एक बात, कभी कभी क्वेश्चन आता है जैक स्क्रू का। ठीक, जैक स्क्रू क्या होता है? जिससे हम कार को उठाते हैं टायर बदलने के लिए, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसकी हैंडल थोड़ी लंबी रहती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि उसकी हैंडल लंबी क्यों रहती है? तो वहां पे कंडीशन आती है फॉर मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, लंबी इसलिए रहती है, क्यों? हम जब डिस्टेंस उसकी ज्यादा होगी तो हम जब उसको घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट ज्यादा मिलेगा कम फोर्स लगाते हुए। तो यहां पे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा? फोर्स मिनिमाइज होगा। जब हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो हमारा फोर्स मिनिमाइज होता है और डिस्प्लेसमेंट हमको ज्यादा मिलती है, इसलिए हम उसकी हैंडल लंबी रखते हैं, जिससे हम आसानी से उसको घुमा सके, तो वो क्या हो? डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दे और फोर्स हमें कम लगानी पड़े। ठीक है, इसलिए तो ये हो गया आपका जैक स्क्रू का। अब बात करते हैं फॉर मिनिमम। मिनिमम के लिए क्या कंडीशन होगी? पहली चीज, फोर्स जीरो हो जाए, फॉर्मूले से दिख रहा होगा। दूसरी चीज, डिस्टेंस जीरो हो जाए। ठीक, दो में से कोई एक चीज जीरो हो जाएगी, प्रोडक्ट मैथ के रूल के हिसाब से प्रोडक्ट अपने आप क्या हो जाएगा? जीरो, तो हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ना फोर्स जीरो है ना डिस्टेंस जीरो है, तो फिर कैसे जीरो हो रहा है? ठीक, तो when force is passes through the axis of rotation। ठीक, passes through the axis of rotation। अब आप बोलेंगे कि सर बात तो वही हुई, क्या डिस्टेंस जीरो करने वाली ये? ठीक, ठीक है, तो मैं कहूंगा नहीं, ये कंडीशन नहीं है थर्ड वाली। सेकंड वाले के लिए तो ये सही है, डी जीरो है तो यहां पे फोर्स लग रहा होगा, लेकिन थर्ड वाले केस में क्या होता है? मैंने आपसे पहले बोला था ना फोर्स जीरो है और ना डिस्टेंस जीरो है, तो फिर कैसे ये होगा? ऐसे, पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब ऐसे आप फोर्स लगा रहे होंगे, मतलब दरवाजा ऐसे ना खोल के आप ऐसे दबा रहे होंगे तो वो खुलेगा नहीं, वैसे ही इसमें भी क्या हमको मूवमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा नहीं। क्यों? इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा। क्यों? एक्सिस पास हो जा रही है किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो फोर्स क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। ठीक, हो जा रहा है, लेकिन है असलियत में नहीं है, नहीं हो जा रहा है। हो कैसे जा रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर जा रहा है, इसलिए। तो इस केस में ना फोर्स जीरो है ना डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो है। बहुत बार कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आता है कि कब हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो मिलता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जीरो ना हो, तो इस केस में मिलता है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होती है फोर्स से। ठीक, तब। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई आपकी। अब बात करते हैं आपके इक्विलिब्रियम। ठीक, इक्विलिब्रियम।
पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के। ठीक, इसे हम बोलते हैं फुलक्रम। ठीक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे ऐसे बीम बैलेंस। ठीक, अब क्या हुआ, ये फोर्स लगा, ये फोर्स लगा, ये 100 मीटर रूल है। ठीक, ये डिस्टेंस आपको दे दी गई, कितनी, मान लीजिए ये रखा है आपका 80 पे और ये रखा है आपका 20 पे। इसका फोर्स कितना है, 5 किलो न्यूटन है। इसका फोर्स कितना है, 8 किलो न्यूटन। ठीक, अब बात करते हैं किस चीज की, कि यहां पे नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा। बहुत बार ये फिगर बना के नेट मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाता है। अब यहाँ पे डायरेक्शन की भी बात होगी, मैग्नीट्यूड की भी बात होगी। ठीक, तो पहले तो देखते हैं ये किस डायरेक्शन में है, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक, यहां से फोर्स लगेगा तो ये इसको इधर झुकाएगा, इधर झुकाएगा तो मतलब इधर मूवमेंट हो रहा है, इधर मूवमेंट हो रहा है तो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये किसमें लेंगे हम, निगेटिव में। पहले आप साइन कन्वेंशन क्लियर कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, नहीं तो बहुत गलतियां होती हैं उस समय। तो पहले साइन कन्वेंशन ले लीजिएगा पेपर में। तो पहले साइन कन्वेंशन ले लेंगे, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये इधर से फोर्स लगा रहा होगा, इस पे इधर झुकाने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। ठीक, अब नेट फोर्स की बात, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात कर लेते हैं। तो सिंपल, पहले इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 × 20 कितना होगा, 100 किलो न्यूटन। ठीक है, और इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 × 8 = 64, 640 किलो न्यूटन। ठीक, ये है माइनस में, ये है प्लस में। ठीक, अब नेट की बात करेंगे तो क्या करेंगे, -640 किलो न्यूटन। ठीक, विद साइन लिया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसको इसमें माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, -540 किलो न्यूटन। मतलब फोर्स कैसा लग रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, माइनस साइन केवल यही डिनोट कर रहा है। ठीक है, आप इंटीजर के केस में ना पहुंच जाइएगा कि सर माइनस वैल्यू तो छोटी होती है, ये माइनस साइन केवल आपको बता रहा है किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब ये हो गया। अब इसी में आता है क्वेश्चन कि इसको बैलेंस करने के लिए इसकी डिस्टेंस निकालिए, उसमें क्या होगा, दोनों वो आगे का केस है। ठीक, वो आगे का केस। तो अब क्या होगा, अगर ये फोर्स हट के यहां से यहां लग जाए, सेम। ठीक, और ये 80 पे रखा था। ठीक है, सॉरी यहां गलती। तो डिस्टेंस लेनी थी, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। ठीक, ये 20 पे रखा है और ये डिस्टेंस 50 है, बचा कितना, 30। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 150। ठीक है, सेम चीज इसमें होगी, 50 पे रखा था, 50 से डिस्टेंस लेंगे 80 की, कितना हो जाएगा, 80 × 30, 8 3 = 24, 240। ठीक है, ठीक, अब फिर वही माइनस करेंगे, 150 माइनस हुआ तो बचा कितना, 2350 किलो न्यूटन। ठीक, 2250 किलो न्यूटन माइनस का। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, हमेशा सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। ठीक, सेंटर से ये कितनी दूरी पे है, ये 50 पे सेंटर जा रहा है, 50 पे सेंटर जा रहा है, ये कितना है, 30। ये कितना है, 50 से 80 में से 50 माइनस किया, बचा कितना, 30। ठीक, ये हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन आता है, जब ये इस डायरेक्शन में लगी और ये इस डायरेक्शन में लगी, तो एक चीज शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा,
शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, साइन कन्वेंशन में इजी होगा जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन से लग रहे होंगे, मतलब दोनों फोर्स या ऊपर होंगे या नीचे, ठीक, जब ऊपर होंगे, ठीक, और जब नीचे होंगे तो उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, ठीक। जब ऊपर से लग रहे थे तो ये क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो जब ऊपर से लगेंगे या नीचे से लगेंगे तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो यानी प्लस माइनस का केस आ जाएगा। लेकिन जब एक ऊपर और एक नीचे होगा तो क्या होगी, डायरेक्शन सेम हो जाएगी, ठीक है। जब अल्टरनेट होगा, मतलब एक ऊपर से लग रहा है एक नीचे से लग रहा है, तो क्या होगा, डायरेक्शन सेम। और जब एक ही तरफ से दोनों फोर्स लग रहे होंगे तो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बात मूवमेंट ऑफ फोर्स की। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अगर आपसे डिफाइन करने को बोला जाए, ठीक, आपसे डिफाइन करने को बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे? मेरे ख्याल से यही बोलेंगे कि जब कोई बॉडी रुकी हुई हो तो वो इक्विलिब्रियम में, या कोई बॉडी, दो बॉडी आपस में रुकी हुई तो वो क्या है, म्यूचुअली इक्विलिब्रियम में नहीं होगा ऐसा। क्यों? तब भी हो सकता है जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तब वो भी क्या है, इक्विलिब्रियम में। जितनी डिस्टेंस में यहां कवर कर रही थी जितने टाइम में, उतनी ही आगे जाके कवर कर रही होगी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट या जीरो, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो, ठीक। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू जीरो, ठीक है। अब या नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो सकता है, ठीक। दो में से कोई एक काम होगा, या नेट फोर्स जीरो होगा या नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो होगा। ये किस केस में होगा, लीनियर मोशन में, और ये किस केस में होगा, रोटरी मोशन में, ठीक है। ये हो गया। अब इसे टॉर्क बोलते हैं, तो टॉर्क भी जीरो हो सकता है, ठीक है। उसकी कंडीशन हम पढ़ के आए हैं, मिनिमम मैक्सिमम वाली। तो अब दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं आपका, स्टैटिक एंड डायनेमिक, ठीक। स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है, जब बॉडी रेस्ट पे होती है, और डायनेमिक जब मोशन में होती है, ठीक है। रेस्ट पे होगी तो क्या होगा, फोर्स जीरो, ठीक, और मोशन में होगी तो फोर्स जीरो, ठीक है। ये हो गया आपका। मोशन में होगी कब डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, अभी बात बताई है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तब फोर्स जीरो हो जाएगा, तब वो क्या होगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, ठीक। फोर्स वही होता है, एक्स्ट्रा फोर्स जो हम लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक, वो जीरो हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो सकती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ठीक। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा आपका, जो ये है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसमें क्या बताया जाता है कि आपका नेट फोर्स जो है वो जीरो है, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो है। इसका मतलब ये हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों जीरो हो, या कोई एक जीरो हो, या फिर दोनों बराबर भी
हो सकते हैं। तो यहां पे कौन सा केस आता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, यहां पे ये केस आएगा। ठीक, ये केस किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमें बीम बैलेंस करना हो। ठीक, कि एक फोर्स इधर लगा इस डिस्टेंस पे, दूसरा फोर्स हम कहां लगाएं कि वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में, मतलब बैलेंस हो जाए, किसी साइड झुके नहीं। ठीक, तो वहां पे हम इस प्रिंसिपल को लगा के क्या निकालते हैं, उसकी डिस्टेंस, उस फोर्स की डिस्टेंस जिसे हमें लगा के बैलेंस करना होता है। वैसे क्वेश्चन के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, और बात, ठीक, तो ये हो गया आपका पूरा मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहां पे आपका मूवमेंट ऑफ फोर्स खत्म होता है। अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड यूनिट जो है आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, अगर मान लीजिए आपको इरेगुलर शेप की किसी बॉडी को बैलेंस करना हो, तो आप कहीं ना कहीं इसको रखेंगे। ठीक, वो बैलेंस करते करते पहुंचेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट मिला आपको, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अराउंड क्या है, ये बॉडी बैलेंस हो जाती है, यानी इस पॉइंट पे आप फुलक्रम रखेंगे तो ये क्या है, बैलेंस है। ठीक, तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सीओजी। ठीक, ये क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑन अ बॉडी अराउंड विच द नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज इक्वल। ठीक, यानी हर पार्टिकल जो इसके अंदर प्रेजेंट है उससे जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट के अराउंड इक्वल होगा। ठीक, और नेट फोर्स देखें तो, ठीक, एक पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ फोर्स दूसरे पार्टिकल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स के बराबर होगा। तो नेट फोर्स की बात करें, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो यहां पे क्या होगा, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स 0 हो जाएगा। हर पार्टिकल का क्या है, सेम है। तो कुछ क्लॉकवाइज होंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज होंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब आधे क्लॉकवाइज आधे एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो वो बैलेंस हो पाएगी। तो जब वो बैलेंस हो जाएगी तो नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, मतलब कि जितने भी पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है उसका मूवमेंट ऑफ फोर्स हर एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के मूवमेंट ऑफ फोर्स के बराबर होगा, या फिर नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स 0 होगा। ठीक, अब कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बुक में दी गई है, जैसे रूल की हो गई, वो क्या है, मिड पॉइंट होती है। ठीक है, और सर्कुलर रिंग की भी क्या होती है, मिड पॉइंट होती है। ठीक, इसी तरह आपको सर्कुलर डिस्क की मिलेगी, वो भी मिड पॉइंट होगी। ठीक है, जितने रेगुलर शेप होंगे उसकी मिड पॉइंट होगी, रेगुलर शेप जैसे रूल, ठीक, और सर्कुलर रिंग, सर्कुलर डिस्क, सॉलिड और हॉलो स्फीयर, ठीक, स्क्वायर, लेमिनार। लेकिन रोम्बस एक रेगुलर शेप नहीं है, उसका एंगल डिफर हो जाएगा तो वो डिफरेंट टाइप का रोम्बस या पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट। तो शॉर्ट ट्रिक की बात करें इसमें तो शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या है कि जितने रेगुलर शेप होंगे, रेगुलर मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर डिस्क और स्फीयर, तो उसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक, ये क्या है, रेक्टेंगुलर है, उसका भी क्या है, मिड पॉइंट है। लेकिन जहां पे इरेगुलर शेप, जैसे जहां पे जो फिगर एंगल पे डिपेंड करते हैं, जैसे रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, उस केस में क्या होगा, रोम्बस का तो आपको बता दूं, रोम्बस और पैरेललोग्राम वो क्या होंगे, इंटरसेक्शन ऑफ आपके डायगोनल्स, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। लेकिन हॉलो कोन का क्या होता है, h/3। h मतलब हाइट, स्लांट हाइट नहीं, हाइट जो स्ट्रेट होती है। ठीक, सॉलिड कोन का क्या होगा, h/4, ट्रायंगल का क्या होगा, h/4। ठीक, इस तरह आप क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं।
फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या क्या होंगे? मास होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, शेप साइज स्ट्रक्चर ज्योमेट्री होगा। एक और बात, मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, शेप साइज स्ट्रक्चर, चौथा है नहीं वैसे। तो एक क्वेश्चन आता है कि डिफॉर्म करने पे किसी बॉडी को उसका सीओजी चेंज होगा। ठीक, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जब आप रबड़ लेते हैं, उसको तोड़ते मरोड़ते हैं, उसका शेप चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो गया, तो फैक्टर्स क्या क्या है सीओजी के? शेप भी है, साइज भी, स्ट्रक्चर भी है। तो जब शेप ही चेंज हो गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा, ठीक। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो सकती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी के आउटसाइड भी लाई कर सकती है, जैसे आपकी सर्कुलर रिंग में लाई करती है। सर्कुलर रिंग क्या होती है? आपकी कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, उसका सेंटर। तो रिंग जो होगी उसमें सेंटर नहीं होता, वो क्या होगा? आउटसाइड द बॉडी लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड बॉडी भी लाई कर सकता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा ये वाले। ठीक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो अब आइए देखते हैं आपकी लास्ट यूनिट जो है आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक एक वर्ड पकड़ के चलते हैं। तो पहले यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब जहां पे भी यूनिफॉर्म की बात आएगी वहां पे क्या होगा? वेलोसिटी से रिलेट आपको करना पड़ेगा। कि मान लीजिए एक हमने स्टोन लिया, इसको यहां बांध दिया, ठीक, और उसको घुमाया, तो हर पॉइंट पे क्या होगा? वेलोसिटी आपको कांस्टेंट मिलेगी। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको हर पॉइंट पे मिलेगी, लेकिन ठीक, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। जब इधर आएगा तो इधर की तरफ, इधर आएगा तो इधर की तरफ, इधर आएगा तो इधर, यानी हर पॉइंट पे क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब कि वेलोसिटी में भी, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन पे। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट फिर वेलोसिटी, तो डायरेक्शन में ही चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक, वहां पे आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय एसी। ठीक, ये किसके बराबर होता है? mv²/r। ठीक, m is the mass of the body, v is the velocity of the body, r is the distance from the center। ठीक, ये आपको कहलाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, F = ma। ठीक, एक जगह हम ये रख देंगे, ठीक है, तो एक ही जगह हम जब ये रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ठीक, तो ये मिलेगा, ठीक है। ये सॉरी, एक्सेलरेशन में मास नहीं होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन में मास नहीं आएगा, एक्सेलरेशन में मास नहीं आता, इसलिए क्या करेंगे? मास नहीं लेंगे। तो वेलोसिटी बाय रेडियस आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और फोर्स क्या हो जाएगा? mv²/r। ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स इनसाइड लगता है, मतलब बॉडी तो घूम रही है लेकिन एक टेंशन फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, इनसाइड की तरफ, वो आपका होगा सेंट्रीपिटल फोर्स।
ठीक है, तो सेंट्रीपिटल इज द नेट फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट या सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक, सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ, जो भी सर्कुलर पाथ बन रहा होगा उसके सेंटर पे जो फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्शन का या टेंशन का, वो आपका क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब लास्ट टॉपिक है आपका क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, पहली चीज बता दूं आपको, ये एक फेक फोर्स है। फेक फोर्स मतलब इसको वहां यूज किया जाता है जहां पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को करेक्ट बताना हो, ऐसी कोई फोर्स होती नहीं है। और जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स थी वो तो फोर्स लगती सेंटर की तरफ, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, एक फेक फोर्स है। ठीक, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही बताने के लिए। कैसे, मान लीजिए, हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू को सही बताने के लिए कब, जब आप उस रोटरी फ्रेम में हो, रोटरी फ्रेम में आपका प्रेजेंट होना जरूरी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे जॉइंट व्हील है, यहाँ पे ए और बी दोनों बैठे हैं और यहां से सी देख रहा है, ये घूम रहा है। ठीक, तो जो सी देख रहा होगा, पहले सी ने क्या किया, बी को देखा, तो सी ने देखा कि बी क्या है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसके पास क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। ठीक, जो सेंटर पे उसको सेंटर की तरफ लग रही होगी उस सर्कुलर पाथ के। ठीक, सी का पॉइंट ऑफ व्यू ये था। लेकिन जब इसी बी को ए ने देखा, ठीक, जब बी को ए ने देखा तो क्या देखा कि ये दोनों क्या है, मूवमेंट में है। ठीक, ये दोनों क्या है, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट पे है। लेकिन जब ए ने बी को देखा तो देखा क्या कि वो रेस्ट पे उसको दिख रहा था। ठीक, दोनों उसी फ्रेम में है तो क्या दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा। तो जब वो रेस्ट पे दिखने लगा, लेकिन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रही है, तो मालूम है कि व्हील जो है वो घूम रहा है, व्हील घूम रहा है। ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगी, लेकिन ए ने क्या किया, उसी समय एक और फोर्स लगा दिया बाहर की तरफ, उसी पॉइंट से बाहर की तरफ। ठीक, उसी पॉइंट से बाहर की तरफ, वो क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आउटवर्ड द सेंटर। ठीक, और इस फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल बट डिफरेंट इन डायरेक्शन। मतलब ये क्या है, सेंट्रीपिटल, मतलब एफसीपी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के माइनस। ठीक है, तो यहां पे आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्या, आपका सेकंड चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो इसी के साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ आपकी यूनिट खत्म होती है। थैंक यू।